नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश की अर्थव्यवस्था में अभी भी सबसे बड़ा योगदान कृषि का है, लेकिन किसान अब भी समाज के निचले पायदान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर मंच से किसानों की बात करते रहे हैं। अब वो किसानों से मन की बात करेंगे। 22 मार्च को रेडियो कार्यक्रम में वो मन की बात में किसानों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट कर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पर हर राजनीतिक दल खुद को किसानों की भलाई का दावा कर रहा है। किसानों की दुहाई देकर ही तलवारें भी खींची जा रही है। ऐसे में सरकार की दलील है कि भूमि बिल किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष का दबाव लगातार बना हुआ है। अब सरकार इस बिल में बदलाव की भी बात कर रही है। किसानों की हितों की बातें तो हर तरफ से हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर अन्नदाता कब होंगे सुखी। चाहे मौसम की मार हो या फिर बाजार की, चोट किसानों को ही पहुंचती है। महाराष्ट्र में हालत और भी बदतर है। कर्ज से चक्रव्यूह में फंसे किसान तेजी से मौत को गले लगा रहे हैं। साल 2014 में ही 569 किसानों ने खुदकुशी कर ली। हमारी खास रिपोर्ट आज है, मराठवाड़ा से कमलेश सुतार दे रहे हैं। 50 साल के नवनाथ वायकर नहीं रहे, उनकी तस्वीर रह गई है। मराठवाड़ा के बीड़ जिले के किसान 4 एकड़ खेत से जब पूरी तरह खाली लौटने को मजबूर हुआ और कर्ज का बोझ दिल को भारी करता चला गया, तब उसने जिंदगी से छुटकारे के लिए मौत का बंधन बांध लिया। डिप्टी कलेक्टर को आखिरी खत में उसने लिखा कि बैंक और साहूकारों का कर्ज चुका पाना उसके बूते की बात नहीं, इसलिए वो अपने जीवन की लौ को बुझा रहा है। महज 2 महीने के अंदर मराठवाड़ा में तकरीबन 100 किसानों ने आत्महत्याएं की है। सरकार ने भले ही इन किसानों के लिए पैकेज का ऐलान किया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। अगर ये आत्महत्याएं रोकने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो मराठवाड़ा के किसानों का हाल भी विदर्भ के किसानों जैसा होते हुए देर नहीं लगेगी। मराठवाड़ा में मौत को गले लगाने वाले किसानों की लंबी होती सूची में नवनाथ वायकर एक साधारण सा नाम भर है। जनवरी से मध्य फरवरी तक यानी महज 45 दिनों में 93 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। बीड़ से सबसे ज्यादा 26 किसानों ने आत्महत्या की है। उसके बाद नांदेड़, उस्मानाबाद से 20 और 18 किसान खुद को खत्म कर चुके हैं। परभणी, जालना, हिंगोली और औरंगाबाद और लातूर से भी कई किसानों की खुदकुशी की खबर आई है। 2014 में इस क्षेत्र से 569 किसानों ने कर्ज में डूबकर अपनी जिंदगी सरेंडर कर दी, जबकि 2013 में 207 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए। पिछले 2-3 साल मराठवाड़ा के किसानों के लिए भारी साबित हुए हैं। 2012 में यहाँ सूखा पड़ा, अगले साल ओले पड़ गए और अब फिर से 2015 में सूखे का खौफ सता रहा है। एक तरफ कुदरत की मार है, दूसरी ओर सूबे में देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार है, लेकिन देवेंद्र की कृपा नहीं बरस रही। वो मानते हैं कि आत्महत्या इलाके के किसानों की आदत में शुमार हो गई है। सरकार उस आदत को बदलने की कोशिश में है। जिन किसानों के पास संसाधन नहीं, वो खुद को खत्म कर रहे हैं, और जिनके पास संसाधन हैं, जिन्होंने तन, मन और धन से फसल बोई, वो सबसे कड़ी मार खा रहे हैं। कपास उगाने वाले किसान उदासी ओट रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर रैली में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया। हम सब मिलकर के किसानों के कल्याण के लिए इस चुनाव के मैदान में लड़ रहे। और भाजपा की सरकार बनने के बाद किसान को खेती करने में जो खर्च होता है, खाद का, बीज का, पानी का, बिजली का, उसके ऊपर 50% मुनाफा लगा करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होगी। अब किसान को मरने की नौबत नहीं आएगी भाइयों। गुजरात और महाराष्ट्र के कपास किसानों की तुलना की, लेकिन हालत बेहतर होने के बजाय बदतर हो गए हैं।
सरकार बदल गई, सरोकार पहले जैसे उदासीन रहे। इस बीच मौसम ने भी जैसे किसानों के साथ साजिश कर दी, किसान बेमौत मारे जा रहे हैं। कमलेश सुतार, बीड़ आज तक। तो यह है महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत। सरकार क्या कर रही है? सवाल सबसे बड़ा है देवेंद्र फडणवीस के सामने। यह सवाल विधानसभा में मुंबई में गूंजा है, आज संसद में भी गूंजा। पूछते हैं खुद देवेंद्र फडणवीस से, जिससे मैंने कुछ देर पहले बात की। फडणवीस जी, यह बताइए, महाराष्ट्र में किसानों की जो समस्याओं के हल के लिए आपकी सरकार की क्या रणनीति रही है? चुनाव के समय आपने बहुत वादे किए थे, मोदी जी को हमने वहां सुना, बहुत वादे हुए। अब आप ठोस कदम क्या उठा पाएंगे ताकि किसानों के खिलाफ जो एक तरह से अत्याचार हो रहा है वो कैसे रुकेगा? देखिए, एक बहुत ही बुरी धरोहर के आधार पर हमने नई सरकार को हाथ में लिया है। 15 सालों में 70,000 करोड़ रुपया खर्चा करके महाराष्ट्र में आज भी 82% खेती को पानी नहीं मिलता, केवल 18% सिंचाई हुई है। और इसलिए अगर इस परिस्थिति को बदलना है तो किसानों की खेती को पानी देना पड़ेगा, उनकी उपज को भाव देना पड़ेगा, उनकी उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। और यही काम हमने हाथ में लिया है। जलयुक्त शिवार, ये जो हमारा अभियान है, इस अभियान के अंतर्गत हमने अगले 5 सालों में हर साल 5,000 गांवों को अकाल से मुक्ति देने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। हम किसानों को मॉइस्चर सिक्योरिटी देना चाहते हैं, जिसके तहत अभी इस वर्ष हमने 5,000 गांव लिए हैं, जिनमें से हर गांव में हम विकेंद्रित पानी की व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। उस गांव के किसान, उस गांव के लोग उस गांव में घूमते हैं, उस गांव के अलग अलग पानी के स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करते हैं, उस गांव में कितना पानी अवेलेबल है, उस गांव को सिंचाई का पानी कितना लगेगा, पीने का पानी कितना लगेगा, गैर सिंचाई को कितना पानी लगेगा, इसका अकाउंटिंग करते हैं। और इसमें जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए नए विकेंद्रित स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इस प्रकार की योजना को हमने कार्यान्वित किया है। और 5,000 गांव अगर अकाल से मुक्त हो गए तो किसान की खेती को पानी मिलेगा, और किसान की खेती को पानी मिलेगा तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही में कुछ हम वैल्यू चेन्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सीधा मार्केट से किसानों का लिंकेज अगर हो जाएगा तो ये जो उपज होगी उस उपज को अच्छा दाम भी मिलेगा। तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ऐसा कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इसको सफलता की ओर हम ले जा रहे हैं। ये अगर सफल हुआ तो निश्चित रूप से आपके ध्यान में आएगा कि किसान संकट से बाहर आ रहा है। लेकिन फडणवीस जी, ये योजनाएं बड़ी अच्छी हैं। सरकार हर साल, ये 10 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, और इस साल 2015 में पहले 45 दिनों में 93 किसानों ने आत्महत्या की है। न केवल सर विदर्भा में जहां से आप आते हैं, लेकिन अब मराठवाड़ा में भी। आपकी सरकार इस समय क्या ठोस कदम उठा पा रही है जिससे ये जो सिलसिला जो लगातार 10 सालों से चल रहा है, और जैसे मैंने कहा पिछले 45 दिन में चला है, उसको किस तरह से रोकेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही बात है। लगातार 3 सालों से अकाल पड़ा, और इस साल का अकाल तो इतना खराब है कि मराठवाड़ा के 100% गांव, सारे के सारे जितने गांव, 8,000 गांव मराठवाड़ा के, वो सारे गांव में इस बार किसानों की उपज नहीं हो पाई। वो 50% से कम रही, और इसलिए किसानों को बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़ा है। 75% विदर्भ में भी यही स्थिति है, और इसलिए हमने तुरंत किसानों को मुआवजा दिया है। 4,500 करोड़ रुपया हमने इसके लिए अलग से रखा, और तकरीबन किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा जमा किया है। लेकिन इससे केवल नहीं हो पाएगा, तो किसानों को आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की ओर हमको ले जाना पड़ेगा। उसकी भी कोशिश हमने शुरू कर दी है। और साथ ही में हम लोगों ने कौन से गांव में या कौन से जिलों में यह आत्महत्या प्रायः होती है, उसका वल्नरेबिलिटी का मैपिंग शुरू कर दिया है, और जिसके तहत कंप्लीट सर्वे करके इस प्रकार से किसानों में कौन से किसान डिस्ट्रेस में है, उनके ऊपर कितना कर्जा है, इसके क्या कारण है, उनको कैसे हम इंस्टीट्यूशनल कर्जा दे पाएंगे, ये सारी चीजों का प्लान हमने तैयार किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे हमारा प्लान आगे जाएगा, वैसे हम किसानों तक पहुंचकर उनको आत्महत्या से परावृत्त कर पाएंगे, और निश्चित रूप से हम लोग किसानों को एक प्रकार से कोई ना कोई अच्छी परिस्थिति में ला पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा में तो विपक्ष आपके खिलाफ बोल रहा है, कह रहा है सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है फडणवीस जी, आपकी सहयोगी
शिवसेना जो सरकार में है, उन्होंने कुछ दिनों पहले सामना के जरिए कहा था कि आपकी सरकार को उन्होंने एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रखा था कि आपकी सरकार किसानों के हित के खिलाफ किसानों के खिलाफ काम कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपकी सहयोगी एक तरह से आपके खिलाफ मोर्चा ले रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमारे सहयोगी है वो विधानसभा में और विधानसभा के बाहर हमारे साथ में है और हम मिलकर ही सारे निर्णय करते हैं। जहां तक न्यूज़पेपर का सवाल है, तो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है उसके ऊपर मुझे कोई कमेंट नहीं करना, वो न्यूज़पेपर का अधिकार होता है और उसमें जो वो कहते हैं हम उसके ऊपर कभी भी कमेंट नहीं करते। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं निश्चित रूप से मेक इन महाराष्ट्र करना चाहता हूं, यहां पर इन्वेस्टर्स बुला रहा हूं, क्योंकि आज मेरे महाराष्ट्र में 50% मेरी जनसंख्या ये 25 साल की आयु से कम है और इस जनसंख्या के हाथ को काम देना पड़ेगा। हम अगर ह्यूमन रिसोर्स तैयार करते हैं तो उस ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज भी करना पड़ेगा और जब तक हम लोग इनके हाथ को काम नहीं देते, इनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ाते, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी नहीं। और अगर अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं आएगा तो हम लोग ग्रामीण भागों में किसानों के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा नहीं आएगा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस मेक इन महाराष्ट्र के माध्यम से हम लोग जो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं उससे एक और इस 50% हमारी जनसंख्या के हाथ को काम दे रहे हैं, दूसरी ओर हमारी अर्थव्यवस्था को एक्सपैंड करके उसमें से हम लोग एग्रीकल्चर के लिए जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल क्रिएट करना है वो पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं। और इसलिए हमारा फोकस है एक और किसान और दूसरी ओर युवा। देवेंद्र फडणवीस, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे देवेंद्र फडणवीस, कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी का नारा है मेक इन इंडिया तो फडणवीस का नारा है मेक इन महाराष्ट्र। बड़े बड़े हैं। किसानों को लेकर मुआवजे का भी सरकारी प्रोग्राम है, लेकिन कागजी प्रोग्राम को जमीन पर आते आते जिंदगी खत्म हो जाती है। जी हां, मुआवजों का किसानों तक पहुंचना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर है। 54 साल के बाबूराव माली उदास आंखों से आसमान की ओर ताक रहे हैं, लेकिन न तो मौसम की मेहरबानी हुई है, न सरकार से मुआवजा मिल रहा है। ओले पड़े तो सब चौपट हो गया। नई सरकार से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। टूटे हुए बाबूराव मजबूर हुए कॉलेज में पढ़ाई कर रहे बेटे और बेटी को गन्ना मजदूर बनाकर पुणे भेजना पड़ा। जो सरकारी मदद फसलों की बर्बादी से मिलने वाली थी वो तो मिली नहीं, मौत के बाद भी मिलने वाले मुआवजे पर आफत है। घर वालों को इस दफ्तर से उस दफ्तर तक दौड़ लगानी पड़ रही है। जो महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी और मुआवजे का चक्र देखते आए हैं वो जानते हैं कि मुआवजा हासिल करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन मुआवजा पाने का तरीका वही रहता है और किसान हताश होकर खुदकुशी करते रहते हैं। हर तालुका में तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, तालुका अफसर, सरपंच और पंचायत समिति का सदस्य मिलकर इस बात की जांच करते हैं कि खुदकुशी कर्ज के बोझ में दबकर ही की गई थी। खुदकुशी करने वाले किसान के घर वालों को मुआवजा तभी मिलता है जब वो जमीन का स्वामी होकर भी कर्ज में डूबा रहता है। ऊपर से उसके पास सिर्फ राष्ट्रीय कोऑपरेटिव बैंक और रजिस्टर्ड कर्जदाताओं से लिया गया लोन ही हो। बाकायदा सुसाइड नोट लिख के मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है कि सरकार से मदद की अपेक्षा थी। इस सरकार ने कोई मदद नहीं दी, हम कर्ज से डूबे हुए हैं, इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जहाँ तक आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या है हर दिन बढ़ रही है और हताशा में किसान है। मदद पिछली सरकार हमेशा 15 दिन के भीतर ऐलान करके लोगों तक पहुँचाती थी। इस सरकार ने 7,000 करोड़ का ऐलान किया, लेकिन आज तक पैसे कहाँ से देंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। मराठवाड़ा पारंपरिक रूप से किसान का गढ़ रहा है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में यहां से बीजेपी ने कांग्रेस से सीटें छीन ली। इन दोनों ही चुनावों में मोदी ने किसानों की खुदकुशी पर कांग्रेस की जमकर खिंचाई की थी। ओले गिरे किसान मरे, सूखा पड़े किसान मरे, आत्महत्या एक एक परिवार में 2-2, 3-3 लोगों की आत्महत्या। भाइयों बहनों, किसानों की यह हालत देख करके सुन करके मन को पीड़ा होती है। सरकार तो बदल। तो ये थी हमारी मन की बात किसानों को लेकर। अब सुनेंगे 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात।